हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन वन डे एग्जाम 3.0। हमारे चैनल वन डे एग्जाम 3.0 में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सचिंद्र यादव है। आज का हमारा वीडियो जनरल अवेयरनेस से संबंधित वीडियो है, जो कि एसएससी एमटीएस जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर एग्जामों से लिए गए सभी प्रश्न हैं। तो हमारा प्रश्न काफ़ी खास और इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप हमारे कंटेंट को देख करके ही समझ सकते हैं कि हमारे सभी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, आप हमारी पूरे वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा अगला वीडियो भी आपके पास पहुंच सके। आपकी एसएससी एमटीएस की तैयारी और जीडी की तैयारी को हम बेहतर बना सकें। हमारे सभी प्रश्न काफ़ी बार एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष नटराज की मूर्ति किस स्थान पर पाई गई थी? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा सी, हड़प्पा सभ्यता से पाई गई थी। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष नटराज की मूर्ति यह हड़प्पा सभ्यता से पाई गई थी। फ्रेंड्स, आप नटराज की मूर्ति को देख सकते हैं। यह मूर्ति जो है यह किस सभ्यता से पाई गई थी? तो यह हड़प्पा सभ्यता से पाई गई थी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। यह कई बार एसएससी एमटीएस और जीडी के एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 से संबंधित अब हम काफ़ी और प्रश्न करेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाला है, जो एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। यह कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भारत का प्रथम शहरी सभ्यता कौन सी थी? तो भारत की प्रथम शहरी सभ्यता जो थी यह हड़प्पा सभ्यता थी, यह सिंधु घाटी सभ्यता थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हमारा कई बार एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो जो हड़प्पा सभ्यता थी यह कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो कि गुप्त प्रशासनिक संबंध से है, गुप्त काल से संबंधित है। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में क्वेश्चन नंबर 2, गुप्त प्रशासन के संदर्भ में बीथी शब्द किसको संदर्भित करता है? फ्रेंड्स, यह इम्पोर्टेंट काफ़ी है, क्योंकि यह एसएससी एमटीएस और जीडी में कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में बीथी शब्द किसको संदर्भित करता है? तो यह बीथी शब्द है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा सी। यह प्रशासनिक इकाई को रिप्रेजेंट करता है। जो गुप्त साम्राज्य चलता था उसमें जो प्रशासनिक इकाई थे उसको बीथी के नाम से जानते थे। क्वेश्चन नंबर 2 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट हैं। गुप्त साम्राज्य से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या है? तो गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश माना जाता था, और उसके शासक को गोपना कहते थे। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी पूछा गया है, गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े शासक को क्या कहते थे? तो गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े शासक को गोपना कहते थे, और इसके सबसे बड़ी साम्राज्य क्या थी? तो इसको देश कहते थे, प्रादेशिक इकाई को देश कहते थे। इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न गुप्त साम्राज्य का काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। यह एसएससी एमटीएस और जीडी में कई बार पूछा जा चुका है। गुप्त साम्राज्य में साधारण पुलिस कर्मचारियों को क्या कहा जाता था? तो गुप्त साम्राज्य के साधारण पुलिसकर्मियों को चाट एवं भाट के नाम से जानते थे। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि मौर्य वंश से है। मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर तीसरा, मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा बी, बृहद्रथ। मौर्य राजवंश का जो अंतिम शासक था यह बृहद्रथ था। आप क्वेश्चन नंबर 3 का चित्र भी देख सकते थे, यही है बृहद्रथ, जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। तो क्वेश्चन नंबर 3 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? यह कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? यह कई बार एग्जाम के में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे। किसने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को लुटेरों की सेना कही थी? यह प्रश्न एसएससी जीडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह कई बार एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को लुटेरों की सेना कही थी? तो जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को लुटेरों की सेना कही थी। चंद्रगुप्त के दरबार में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज ने विदेशी यात्री जो था यह भारत आया था।
फ्रेंड्स, हमारे कंटेंट लेवल अगर आपको अच्छा लगे, हमारे सभी प्रश्न के लेवल अगर आपको अच्छा लगे, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न लगे, तो आप हमारे चैनल वन डे एग्जाम 3.0 को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा अगला वीडियो भी आपके पास पहुंच सके। निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए भेजा था? क्वेश्चन नंबर 4 हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए भेजा था? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा सी, राजा मान सिंह को। राजा मान सिंह को औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए भेजा था। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि एसएससी एमटीएस की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब करवाया था? तो आपको एक ही प्रश्न से कई और प्रश्नों का जवाब मिल रहा होगा कि मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसने करवाया था? तो इसको किंग जॉर्ज तृतीय ने करवाया था। इसने कब करवाया था? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 1800 ईस्वी में। ये डी है फ्रेंड्स, सी लिख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 1800 ईस्वी में किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना करवाई थी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जनगणना से संबंधित प्रश्न है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा डी, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर 65.46% था। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि 65.46% था। जनगणना 2011 से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एसएससी एमटीएस और जीडी में पूछे जा सकते हैं, उनका संग्रह लेकर के वीडियो बनाया हूँ। पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? अगर महिला साक्षरता 65.46% थी, तो 2011 जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर जो थी वो 82.14% थी। और भारत की कुल साक्षरता दर जो थी वह 74.46% थी। फ्रेंड्स, आप इसको अच्छी तरह से समझिएगा। जो महिला साक्षरता दर थी वो 65.46% थी, पुरुष साक्षरता दर थी वह 82.14% था, और भारत की कुल साक्षरता दर यह 74.46% था। इसमें आप डिफरेंस को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन था? 2011 जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य जो था वो केरल था, और सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश जो साक्षर था वो लक्षद्वीप था। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, जो एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा जाने वाला प्रश्न था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी, गोमती नदी। जो गोमती नदी है यह उत्तर प्रदेश की नदी है, और यह सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी एमटीएस और जीडी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उससे संबंधित प्रश्न। सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं उसमें झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। ये सभी सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। और जो गोमती नदी है, गोमती नदी सरयू नदी की सहायक नदी है। यह एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है कि पूछा जा सकता है कि गोमती नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो गोमती नदी यह सरयू नदी की सहायक नदी है। और यह भी पूछा जाता है कि गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो गोमती नदी उत्तर प्रदेश की नदी है जो गोमताल से निकलती है। तो गोमती नदी का उद्गम स्थल गोमताल है, यह गोमताल से निकलती है, जिसके कारण इसे गोमती नदी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 6ठा सबसे बड़ा जो देश है वो ऑस्ट्रेलिया है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा डी। ये फ्रेंड्स डी है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8वां का राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा 6ठा देश जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद हमारा 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है, जो कि एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्रायः किस भगवान के कथा प्रसंगों का चित्रण होता है? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्रायः किस भगवान के कथा प्रसंगों का चित्रण होता है? तो जो मणिपुरी नृत्य है यह मणिपुर का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसमें प्रायः भगवान कृष्ण के कथा प्रसंगों का चरित्र चित्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा बी, भगवान कृष्ण से संबंधित है जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य, इसमें भगवान कृष्ण के कथा प्रसंगों के बारे में अध्ययन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य जो है 18वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय के साथ शुरुआत हुआ था। तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य कब शुरू हुआ था? तो यह 18वीं शताब्दी में शुरू किया गया था और इसको शुरुआत करने वाले वैष्णव संप्रदाय के लोग थे। इसके बाद संकीर्तन मणिपुर का अनुष्ठान गायन यंत्र है। कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि संकीर्तन मणिपुर का कौन सा ये क्लासिकल है, तो यह पूछा जा सकता है। तो संकीर्तन जो है मणिपुर का अनुष्ठान गायन यंत्र है। आप इसको अध्ययन कर लीजिए अच्छे तरीके से। कई बार यह एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, लाई हरोवा उत्सव जो है यह कहाँ का उत्सव है? तो लाई हरोवा उत्सव जो है यह मणिपुर का उत्सव है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा 10वां प्रश्न जो है यह काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है, जो कि रुक्मणी देवी अरुंडेल से संबंधित है। और रुक्मणी देवी अरुंडेल एसएससी एमटीएस की एग्जाम में कई बार पूछे जाने वाली प्रश्न है, क्योंकि यह क्लासिकल डांस से संबंधित है। और क्लासिकल डांस से एग्जाम में एसएससी एमटीएस में तो अवश्य ही पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? यह काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ए, रुक्मणी देवी अरुंडेल। रुक्मणी देवी अरुंडेल एक ऐसी भारतीय शास्त्रीय क्लासिकल डांस की नृत्यांगना थी जिसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11वां जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसको आप अवश्य अच्छे तरीके से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची के मामले में कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं? संघ सूची में शामिल किसी भी मामले में कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं। फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन नंबर 11 को फिर से समझिएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले में कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 246। अनुच्छेद 246 यह संसद को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी मामले में कानून बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ए। काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। यह कई बार एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित प्रश्न एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और स्टैटिक जीके के संबंधित प्रश्न हमारा 12वां प्रश्न है। 1991 में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया था? 1991 में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया था? तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा डी, राजा जे चलैया। 1991 में केंद्र सरकार ने राजा जे चलैया की अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया था। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा 13वां प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है, जो कि लास्ट प्रश्न है। फ्रेंड्स, अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे, एसएससी एमटीएस में पूछे जाने वाले प्रश्नों का संग्रह लगे, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1837 ईस्वी में पहली बार ब्राह्मी लिपि को समझा था? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे ये पहली बार 1837 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को समझे थे। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अलेक्जेंडर कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल वन डे एग्जाम 3.0 को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा अगला वीडियो भी आपके पास पहुंचता रहे।